हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अशोक जांगीड़ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज दोस्तों आरबीएससी अर्थात राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें जो पोएम चलती है रिस्क, वो मैं लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों इस पोएम को काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपके सामने पहले लेकर के आया था। मैंने पूरा पैराफ्रेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपके सामने किया था पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें। तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए खास क्या लेकर के आया हूँ, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आप जान लीजिए, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो आपको राजस्थान में जो 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स मेरिट लेकर के आते हैं, जी हाँ मेरिट लेकर के आते हैं, उन स्टूडेंट्स के बराबर मैं आपको खड़ा करने वाला हूं। जी हाँ, दावा है मेरा इस बात का कि ये क्लास आप लेने के बाद में, ये सेशन पूरा आप देखने के बाद में आपको खुद को लगने लगेगा कि जी हाँ हम भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बन सकते हैं। जी हाँ, कैसे बन सकते हैं, किस तरह से, सारी बातें अभी वीडियो में होंगी। देखिएगा, आज हम जो व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है 10th क्लास का, उसको सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि बोर्ड का जो पेपर जो आता है, यदि आप उसकी बात करें तो क्लास 10th का जो बोर्ड का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 23, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 23 पर एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ऐसा करके पूछा जाता है। जी हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इस प्रकार का एक प्रश्न आता है जो कि 4 नंबर का अर्थात 4 मार्क्स का होता है। 2 स्टेंजाज जो है पोइट्री के, वो अथवा में और लगा करके दिए हुए होते हैं, उन 2 में से आपको एक करना होता है। अब दोस्तों 10th क्लास जो है उसमें 4 पॉइंट्स दे रखी हैं, ठीक है। 2 एक्सप्लेनेशन लिए जो स्टेंजाज पूछे जाते हैं, अब की बार पूछ लिए तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि अब की बार जिन पोएम्स में से स्टेंजाज आए हैं, ठीक है, उनको आप ड्रॉप कर दीजिए और जो नेक्स्ट जो 2 बच गए उनमें से आप तैयार कर लीजिए। कुछ इस तरह से खेल यहाँ पर होता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो 4 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ इस 4 नंबर में से 4 अर्थात 4 आउट ऑफ 4 कैसे हासिल किए जाएं, ठीक है। यही एक मेरिटोरियस स्टूडेंट की निशानी होती है कि वह फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आता है अपनी काबिलियत से। लेकिन दोस्तों अब आपकी काबिलियत वहाँ दिखे कैसे, तो इसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। केवल आपको कंटेंट आता है, ठीक है, आपके पास मैटर है दिमाग में, केवल उसी से ये सब कुछ संभव नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, तो मोटे तौर पे देखी जाए तो आपका अपनी बोर्ड की कॉपी में आपका काम कैसा है, अर्थात आपका जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा उसको वो काम किस प्रकार का दिखता है, आप अर्थात आपका प्रेजेंटेशन जो है कैसा है। यदि आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर है, तो मजबूरन ही अगले व्यक्ति को मार्क्स जो है आपको पूरे पूरे देने ही पड़ते हैं। लेकिन यदि आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो फिर आप मार्क्स में चूक कर जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो डिडक्ट हो ही जाते हैं। यदि आप हाफ मार्क्स, 1 मार्क, ठीक है, हाफ मार्क, 1 मार्क, आधा नंबर, 1 नंबर, इस तरह से यदि आपके क्वेश्चंस में कटौती होती रहती बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, तो भी बहुत आप पिछड़ जाते हैं और अपने आप के ऊपर आप एक सवाल या निशान लगाने लग जाते हैं कि कहीं मेरे भीतर कोई कमी तो नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आप स्वयं अपने आप से ही पूछने लग जाते हैं। आप खुद अपने आप पर डाउट करने लग जाते हैं कि यार क्लास में तो वहाँ सर तो मुझे अच्छा बताते थे, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे मार्क्स कम आए। तो दोस्तों आज ऐसे ही कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और हर चीज़ का निवारण करूंगा, ठीक है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बोर्ड के एग्जाम में आपका पेन, आप जो पेन काम में लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका इंप्रेशन आपकी कॉपी पर कैसा आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से लिखते हैं, आप कर्सिव या नॉन कर्सिव, किस प्रकार की हैंडराइटिंग आप लिखते हैं, ठीक है, उन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपकी पेन के बारे में यदि बात करूं तो आपको मेरे ख्याल में एक डार्क इंप्रेशन वाला, अर्थात जिसका मतलब थोड़ा लिखते समय यदि आप इंप्रेशन देखें तो डार्क आता हो, डार्क इंप्रेशन वाला थोड़ा सा पेन जो है वो आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। पतला लिखा जाए इस तरह का नहीं, थोड़ा मोटा सा लिखा जाए, इस प्रकार का पेन जो है आपको काम, ठीक है,
में लेना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा, फिर आगे यदि अपन बढ़ें तो कर्सिव या नॉन कर्सिव हैंडराइटिंग की इसकी अपन जरूर ही बात करेंगे आज। ठीक है, देखिए आप स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में हैं। ठीक है, क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं पूरे राजस्थान के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं सभी से आज बात कर रहा हूं। ठीक है, आप कर्सिव हैंडराइटिंग यूज करते हैं या नॉन कर्सिव हैंडराइटिंग यूज करते हैं, ठीक है, उस पर मैं आपसे आज आप बात कर रहा हूं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम पेपर में आपको कौन सी हैंडराइटिंग यूज करनी है उस पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, मैं पर्सनली आपको बताता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स की कॉपीज जो है चेक करता हूं। ठीक है, कि जैसे मैंने क्लास में एंटर किया, आप जुलाई की बात कर लीजिए कि जुलाई के मंथ में मैंने देखा कि मेरे स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, कुछ एक आध ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, उनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और बहुत अच्छा इनको बनाया जा सकता है। तो फिर मैं क्या करता हूं, उनको इंकरेज करता हूं कि बेटा आपको कर्सिव हैंडराइटिंग यूज़ करनी है। ठीक है, आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, उनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कर्सिव हैंडराइटिंग जो है बहुत ही खराब होती है, तो फिर मैं उनको नॉन कर्सिव हैंडराइटिंग जो है यूज़ करने की सलाह देता हूँ, और इसको कैसे यूज़ किया जाए मैं उनको ये चीज़ भी बताता हूँ। ठीक है, यानी उनका कॉपी वर्क जो है वो इम्प्रेसिव होना ही चाहिए, इस बात पर मैं बहुत ही खास ध्यान देता हूँ। ठीक है, और मैं उसको उस लेवल पर लेकर के आता हूँ, और आपको आश्चर्य होगा कि वो नॉन कर्सिव लिखने वाला जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो है, आप किसी न्यूट्रल टीचर से कॉपी चेक करवाइएगा, ठीक है, उसके मार्क्स जो है उस कर्सिव हैंडराइटिंग वाले से ज़्यादा आते हैं। तो खैर, ये एक मेरा फैसला होता है मेरे स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है, काफ़ी घुल मिल जाते हैं हम आपस में। ठीक है, तो वो पूछते सर मुझे कर्सिव हैंडराइटिंग यूज़ करनी है या नॉन कर्सिव हैंडराइटिंग यूज़ करनी है, तो उसके बारे में एक फेयर डिसीजन जो है मिल करके लेते हैं, और फिर उसी हैंडराइटिंग के साथ में बच्चा जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर होता है और बहुत ही अच्छा शानदार स्कोर वो वहाँ से करके आता है दोस्तों। खैर, आज मैं कंटेंट की भी बात करूँगा और आज मैं आपके प्रेजेंटेशन की भी बात करूंगा। आज मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए भी बहुत शानदार चीज़ लेकर के आया हूं, और मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शानदार है ही है। ठीक है, तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है उसकी तरफ यदि अपन बढ़ें तो सबसे पहले जो पहली पोएम है क्लास 10 में, अर्थात रिस्क, जो इसका वीडियो मैं पहले ला चुका हूँ, वो पोएम आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये इसका टेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर है, इसको मुझे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका पैराफ्रेज मैं पहले कर चुका हूँ, काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको। आप यदि स्टूडेंट नया है इस क्लास में तो पीछे वाले वीडियो पे जा कर के रिस्क नामक जो पोएम है, रिस्क बाय अशोक जांगेड़ करके आप उसमें सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आप, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। और फिर आप एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आइए। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में हमें देखिए करना क्या होता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, 23 या 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें व्याख्या पूछी जाती है, 2 स्टेंजा दिए जाते हैं, और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको कहा जाता है रेफरेंस तथा कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 4 मार्क्स हैं, 4 नंबर का एक प्रश्न है, तो इसमें 4 में से 4 आपके आए, कुछ ऐसा अपने को करना है। तो देखिएगा कि एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जो पंक्तियां दी गई है, एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, तो यहां पर मैं आज आपके लिए 4 एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं। तो पहली एक्सप्लेनेशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। देखिएगा, ये रहा, ये पहली एक्सप्लेनेशन आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके लिए मैंने जो चूज किया है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने यहां पर बोर्ड की जो कॉपी जो होती है, जी हां, बोर्ड की जो कॉपी जो होती है उस कॉपी के पेज का मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों, और कि ताकि आपको इस प्रकार से पता चल जाए कि आप कहां कहां गलतियां करते हैं और आपको गलतियां कैसे नहीं करनी हैं। क्योंकि पूरे साल भर, जी हाँ, पूरे साल भर जब आप क्या करते हैं, जुलाई से लेकर के पूरे फरवरी तक जब आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, नोटबुक जो काम में लेते हैं, उस नोटबुक में जब आप क्वेश्चन एंड उसके आंसर जब लिख रहे होते हैं तो आपकी आदत क्या होती है कि आप क्या करते हैं, इधर कॉपी का जो मार्जिन जो होता है, हाशिया जो होता है, ठीक है, वहां पर आप इस तरह से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1,
फिर आपने क्वेश्चन लिखा, फिर आप क्या लिखते हैं, ANS। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये आप गलत करते हैं। बोर्ड की कॉपी में आपको इस प्रकार से करने की कतई भी इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है वो आप देखिएगा। यहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, और यहां पर लिखा प्रश्न संख्या। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर प्रश्न की संख्या ही लिखनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। और ये जो मार्जिन है, इधर जो हाशिए के इस तरफ का जो हिस्सा है, यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी कॉपी को चेक करेगा और चेक करने के बाद में उस क्वेश्चन में उस जो जिसका आपने आंसर लिखा है, ठीक है, उसके लिए कितने मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाने हैं वो यहां पर वो दर्शाएगा, लिखेगा। तो आपको यहां पर Q या ANS, ठीक है, हिंदी में प्र या हिंदी में उ या उत्तर, इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। और इससे थोड़ी इरिटेशन भी क्रिएट होती है एग्जामिनर में, तो इस चीज़ को आप अवॉइड ही कीजिएगा। और आप आदत डाल लीजिए कि थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल भर जो आप नोटबुक जो आप डाल रहे हैं उसमें एक इस प्रकार का एक मार्जिन आप तैयार कर लीजिए। मेरा उद्देश्य यही है यहाँ पर इस कॉपी का एक पेज लेकर के आने के लिए, ठीक है। आप इस प्रकार का एक मार्जिन जो है बना लीजिए और वहां पर सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रश्न संख्या ही लिखनी है। अब चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन के लिए पंक्तियां जो दी गई है वो है टू लॉफ से लेकर के रिस्क इन्वॉल्वमेंट तक। तो यहां पर जो मैंने पोएम ली है, तो देखिए कहां से कहां तक, टू लॉफ से लेकर के रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यहां तक की 3 पंक्तियां दी गई है और इन 3 पंक्तियों की व्याख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो अब वापिस चलते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, जो पंक्तियां दी गई है उन पंक्तियों की पहले 2 शब्द, टू लॉफ आपने लिखा, पहले 2 शब्द, फिर आप डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं, या ये डैश 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 इस तरह से कर सकते हैं। फिर अंतिम जो 2 शब्द हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम 2 शब्द आप उन्हें लिखिएगा, ठीक है। और इन्हें विद इन इन्वर्टेड कोमास, विद इन डबल इन्वर्टेड कोमास आप इन्हें बंद कीजिए। इन्वर्टेड कोमास जो है उनको लगाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा ध्यान से, कुछ लोग यूं ही लगा देते हैं, ये इस प्रकार से नहीं, आप आराम से लगाइए इस तरह से। जब स्टार्ट करते हैं तो इनका मुंह नीचे की तरफ, फिर आपने 2 शब्द लिखे, डॉट 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 लगाया आपने, फिर अंतिम 2 शब्द लिखे, फिर क्लोज करते हैं तो ये। और आपको फुल स्टॉप वगैरह इनसे पहले लगाना है। देखिएगा यहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह इन्वर्टेड कोमा से पहले लगा हुआ है, यानी पूरा स्टेटमेंट आ गया, पूरी पंक्तियां आ गई, वो इसके अंदर क्लोज हो गई, बंद हो गई है। ये आपका पहला काम है। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगली जो पंक्ति है वो आप खाली छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये पंक्ति जो आप इसको क्या कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, रेफरेंस। जी हाँ, फिर आप क्या लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस जैसे ये लिखा गया है। रेफरेंस में क्या लिखा जाता है, रेफरेंस में क्या लिखा जाता है, जी हां, अब मेरे ख्याल में आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। रेफरेंस में क्या लिखा जाता है, इस बात की अभी अपन चर्चा करते हैं। रेफरेंस में देखिए जो पंक्तियां दी गई हैं, ये पंक्तियां किस पोएम से है और उस पोएम का पोइट कौन है, इन 2 बातों का आंसर जो है आपको यहां पर देना होता है। मेरे दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोएम की जो पंक्तियां हैं, आप जब पोएम पढ़ते हैं तो पोएम का टोन जो है वो आप फील कर लीजिए। जैसे रिस्क जैसी पोएम हो, कैसी है, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, हमें प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए। तो इसमें जो पंक्तियां होंगी वो कैसी होंगी, मोटिवेशनल होंगी, ठीक है। जैसे डेथ, एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, उसकी आप बात करें तो वहां पर सैटरिकल अर्थात व्यंग्यात्मक टोन है, तो हम कह देंगे दीज सैटरिकल लाइंस। यहां पर अपन कह देंगे दीज इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लाइंस, यो कह सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं
उनके लिए कोई एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, उनकी विशेषता बताने वाला कोई प्रॉपर, उचित, कोई उपयुक्त कोई एडजेक्टिव जो है उसका चयन कर लीजिए, पहली चीज। दूसरा, आप का जो पोइट है यदि उसकी कोई खास बात है, ठीक है, पोइट की कोई विशेषता है वो ले लीजिए। वो भी ना मिले तो पोइट कहां का, ये तो आप ले ही सकते हैं, अमेरिका का तो अमेरिकन कर दो, आयरलैंड का है तो आयरिश कर दो, ब्रिटेन का है तो ब्रिटिश कर दो, ब्रिटिश पोइट, आयरिश पोइट, अमेरिकन पोइट, इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, पोएम की जो पंक्तियां हैं उनकी विशेषता बता दी, प्लस पोइट की भी विशेषता बता दी। तो जो एक सामान्य स्टूडेंट जो इस प्रकार से लिखता है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, इसकी बजाय हमारा रेफरेंस देखिए कैसे तैयार हुआ, देखिएगा, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स, और कुछ भी नहीं मिला तो आप क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लाइन्स लिख सकते हैं। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड यानी लिया गया है, अंश लिया गया है, इसके जो आप टेकन भी कर सकते हैं, ठीक है। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेट, ये भी पहली विशेषता बता दी। दूसरी, मोटिवेशनल पोएम, पोएम की मैंने यहां दो विशेषता बता दी, ग्रेट तो आप कोई सी भी पोएम को कह सकते हो ना, ठीक है। ये ग्रेट शब्द इसलिए लिखा है कि आपको चलो मोटिवेशनल शब्द याद नहीं है, कुछ और याद नहीं है, तो यार यही लिख दो, ठीक है। तो ग्रेट मोटिवेशनल पोएम रिस्क। अब देखिएगा यहां पर जो टाइटल लिखने का तरीका जो है, आपने टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद में आपने क्या किया, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है, तो ये अलग से दिखेगा अगले आपके एग्जामिनर को। कंपोज्ड बाय द अमेरिकन पोइट जेनेट रैंड, ठीक है। पोइट की विशेषता बता दी, कहां का है, अमेरिका का है। तो ये जो खूबसूरत पंक्तियां हैं, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम या हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये ली गई हैं फ्रॉम द ग्रेट मोटिवेशनल पोएम रिस्क, एक महान और प्रेरणादायी कविता जिसका शीर्षक है रिस्क, कंपोज्ड बाय, जिसकी रचना करी गई है बाय द अमेरिकन पोइट जेनेट रैंड, जिसकी रचना अमेरिकन कवि जेनेट रैंड के द्वारा करी गई है, वहां से ये पंक्तियां ली गई। तो आपका रेफरेंस जो काफी इफेक्टिव हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, कॉन्टेक्स्ट की। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जो पंक्तियां दी गई होती हैं उन पंक्तियों के इर्द गिर्द क्या बैकग्राउंड चल रहा था पोएम में, ध्यान दीजिएगा, उन पंक्तियों के इर्द गिर्द क्या बैकग्राउंड चल रहा होता है, क्या पृष्ठभूमि है उन पंक्तियों की, इसके बारे में आपको बताना होता है कि फला फला संदर्भ में पंक्तियां कहीं गई है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना होता है। तो अब यहां पर एक एवरेज स्टूडेंट और मेरिट वाले स्टूडेंट में अंतर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अपन बात करेंगे कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसको तो एक ऐसी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जो पूरी पोएम है, इस पूरी पोएम में से कोई सी भी पंक्तियां दे दो, उसको तो सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है, उसको रट करके चला जाएगा और लिख करके आ जाएगा। अब जो मेरिट वाला स्टूडेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, यहीं पे करेगा वो, ठीक है। यहां का उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है, वो पंक्तियों के संदर्भ में चलेगा यहां पे, तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है दोस्तों। तो ऐसी बात नहीं कि मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेकर नहीं आया, बिल्कुल एक खास बहुत शानदार तरीके से मैं आपको अभी बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड में, ठीक है। आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आपको तो सिर्फ ये पोएम दिख जाए और इस पोएम में से आप ये एक्सप्लेनेशन लिख देना, चाहे कोई सी पंक्ति के लिए पूछा गया हो, इस प्रकार का मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं, बहुत शानदार गिफ्ट होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट, आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा, फिर डैश या कोलन लगाया, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने यहाँ रेफरेंस के बाद में कोलन लगाया तो कॉन्टेक्स्ट के बाद में, एक्सप्लेनेशन के बाद में और क्रिटिकल कमेंट सभी के बाद में आप क्या लगाइए, कोलन ही लगाइए, ठीक है। कहीं कोलन कहीं डैश, और कुछ लोग तो हद कर देते हैं, वो इस तरह का निशान बनाते हैं, इस तरह का निशान मत बनाइए, या तो कोलन ही यूज करो या फिर डैश ही यूज करो, इन दो में से आपको एक ही यूज करना है, ठीक है दोस्तों। इनमें से आप एक ही यूज कीजिएगा, दोनों को यूज ना करें। अब कॉन्टेक्स्ट दे दिया यहाँ पे, चाहे तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दीज आर ओपनिंग या बिगिनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ये पंक्तियां जो हैं कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस, कविता जो है व्यक्त करती है, दैट रिस्क इज इन्वॉल्व इन वॉट एवर वी डू, कि हर वो काम जो हम करते हैं उसमें रिस्क शामिल होती है।
Even in the simple activities like laughing and weeping are not without risk. यहां तक कि सामान्य सी क्रियाएं, हंसना रोना जो है, ये भी बिना रिस्क के नहीं है। यहां इतना बताया गया है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, टू लाफ इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, देखिएगा यहाँ पे, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में बेवकूफ लगने का। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुक लगने का। टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, दूसरे की मदद करने जाओ तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या स्वार्थ है। तो इस प्रकार का यहां पर बताया गया है कुछ, ओके। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक। आपने एक्सप्लेनेशन शब्द लिखा, उसके बाद कोलन लगाया, ठीक है। यहां पर देखिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप कवि का नाम लिख सकते हैं, जेनेट रैंड सेज दैट, यूं कर सकते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं द पोइट सेज दैट, कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले मान लीजिए आपने जेनेट रैंड का नाम ले लिया, फिर एक लाइन बाद में आपने वापस कहना पड़ा कवि यह कहता है कि, ठीक है। तो पहले तो आपने कहा कि जेनेट रैंड यह कहता है, ऐसे कर लिया, फिर अगली पंक्ति में कह दिया कवि यह कहता है कि, फिर उसके लिए आप जो भी ही या शी या जो भी उचित हो प्रोनाउन अगली पंक्तियों में आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन पर आप गौर कीजिएगा कि पहली बार लिख रहे तो पोइट का नाम लिख दो या द पोइट लिख दो, दोनों में से कोई सा लिख दो। दोबारा लिख रहे हो, ठीक है, तारतम्यता बनी हुई है, कोहेरेंस अच्छा चल रहा है, तो कोई बात नहीं, ही या शी जो भी उसके लिए प्रॉपर उचित जो भी प्रोनाउन होता है उसको आप काम में ले लीजिएगा। अच्छा एक बात और, हम यहां पर कहते हैं से कहता है कि, तो से की जगह आप क्या कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, असर्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पर जो एवरेज स्टूडेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर होता जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट अपने अनुसार तय करें कि से शब्द की जगह मैं क्या यूज करूं, स्टेट शब्द यूज करूं या असर्ट शब्द यूज करूं। इन सभी का मतलब होता है कहना या तथ्य को प्रस्तुत करना, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। द पोइट सेज दैट, मैंने द पोइट काम में लिया यहाँ पे, द पोइट सेज दैट टू लाफ इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, कवि कहता है कि हंसना बहुत ही एक सामान्य सी क्रिया है, यट फिर भी इट इज रिस्की, लेकिन फिर भी यह रिस्क से भरी हुई है। एज द पर्सन हु लॉफ्स मे फाइंड हिमसेल्फ बीइंग लुक्ड एट एज अ फूल बाय अदर्स, क्योंकि जो व्यक्ति हंसता है उसको इस बात का जोखिम रहता है कि दूसरे लोग उसे बेवकूफ समझेंगे। इन द सेम वे, इसी प्रकार से टू वीप इज ऑल्सो रिस्की, ठीक है, रोना भी क्या है, रिस्की है। अ पर्सन हु वीप्स मे बी कॉल्ड सेंटिमेंटल, जो व्यक्ति रोता है उसे भावुक समझा जा सकता है। लाइकवाइज, इसी प्रकार से इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन, यदि कोई व्यक्ति किसी मदद के लिए निकलता है, मदद के लिए जाता है, ही टेक्स द रिस्क ऑफ हैविंग हिज ऑन इंटरेस्ट इन डूइंग सो, तो वहां पर इस बात का जोखिम रहता है कि लोग सोचेंगे कि इसका खुद का कोई इसमें स्वार्थ होगा। दोस्तों यहां पर मैं दो बातों, एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब वो बात क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है। देखिएगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे से मिस्टेक हुई, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ लिख रहा था, मैं ऐसे कुछ लिख रहा था, गलत हो गया, तो मैंने क्या किया, इसको यूं ऐसा करके इसको इस प्रकार से मिस्टेक को मैंने शो किया है, मैंने इसको हाइड नहीं किया दोस्तों, ठीक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत ऑनेस्ट रीज़न है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। अक्सर मैंने मेरे साथियों को, मेरे जो टीचर साथी जो हैं, उनसे ऐसा कहते सुना है कि बच्चों यदि कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो तुम एक काम करना, उस पर एक हल्की सी ऐसा लकीर खींच देना बस, और फिर आगे लिख देना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्या आप ये सोचते हैं कि हल्की सी लकीर खींच देना दैट मीन्स उससे टीचर को दिखाई नहीं देगा कि उसने, बच्चे ने यहाँ गलती कर दी है? मतलब टीचर तो रैंडमली पढ़ते जाएगा,
ठीक है, और वो इस गलती को पकड़ नहीं पाएगा। क्या ये बेईमानी नहीं है? मेरी नज़र में ये बेईमानी है दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे कोई गलती होगी, अरे यार कोई बात नहीं, गलती होगी तो होगी, यू आर नॉट ए गॉड, ठीक है। आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग, आप एक इंसान हैं, गलती सबसे होती है, ठीक है। बोर्ड की कॉपी में यार गलती हो गई, ओके, कहीं आपको कट लगाना पड़ गया, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट ए इश्यू, कोई बात नहीं, बट मेक योर मिस्टेक अ ब्यूटिफुल मिस्टेक। आपसे एक खूबसूरत गलती बनाइए, ऐसा लकीर खींच के भद्दी गलती मत बनाइए। आप इस प्रकार से इसको कर दीजिएगा। समझ गए दोस्तों जो आपसे कहना चाह रहा हूं? बात समझ आ गई होगी। चलिए वापस लौट के आते हैं, ये लीजिए पर्याप्त है यहां पे। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल कमेंट्स या क्रिटिकल नोट्स, ये आप हेडिंग जरूर लगाइएगा, जरूर जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल कमेंट्स आपको इस प्रकार से एक हेडिंग जो है यहां पर ऐसे डाल देनी है। फिर आगे कुछ मत लिखिए, यहां पे आइए, जस्ट इसके नीचे यहां रोमन संख्या में नंबर 1 लगाइए और सीधे सीधे लिखिए आप तो, लैंग्वेज इज ब्यूटिफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। भाषा जो है बहुत ही खूबसूरत और समझने योग्य है। ऐसी कौन सी पोएम है 10th क्लास में जिसकी भाषा जो है खूबसूरत नहीं है, आपको समझ में नहीं आती? अरे है यार, ठीक है, तो क्रिटिकल कमेंट्स में लिख दो ना, ठीक है। दूसरा तैयार करो तुरंत ही, स्टाइल या डिक्शन, शैली, स्टाइल एंड डिक्शन इज वेरी ल्यूसिड एंड अट्रैक्टिव, और इसकी स्टाइल एंड डिक्शन जो है बहुत ही ल्यूसिड एंड अट्रैक्टिव है। तीसरा, एम्पल यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज डन, और इसमें पर्याप्त मात्रा में फिगर ऑफ स्पीच को काम में लिया गया। कौन सा लिया गया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तो इतना लिख दो, ठीक है। अब आपके देखिए, यदि देखा जाए तो आपके कितने पॉइंट्स यहां पर तैयार हो चुके हैं? 4 पॉइंट आपके यहां पर तैयार हो गए दोस्तों। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट यहां पर तैयार हुए हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या था आपका, ये रहा रेफरेंस। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा एक्सप्लेनेशन, और चौथा आपका तैयार हुआ क्रिटिकल कमेंट्स। अब देखिएगा, यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी कर्सिव हैंडराइटिंग अच्छी हो, तो मैं कह नहीं रहा कि भैया वो मत लिखना, कर्सिव हैंडराइटिंग मैं भी लिख सकता हूं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से खासतौर से, उनकी कर्सिव हैंडराइटिंग इतनी देखिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, व्यवहारिक बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यदि आपकी हैंडराइटिंग, कर्सिव हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे कर्सिव हैंडराइटिंग में किस प्रकार से लिखें, लिखना ऐसे ही है, तरीका वो का वही रहना है, तो मैं आपको वैसे भी लिख करके, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले में अगले वीडियो में लाके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि इधर से जहाँ पर कॉपी एंड हो रही है, कॉपी मतलब यहाँ समाप्त हो रही है, इधर भी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, काल्पनिक मार्जिन, काल्पनिक हाशिया समझ लेते हैं, मान लेते हैं, और इधर भी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दे लीजिएगा, यहां से बिल्कुल एक सीध में अक्षर आने चाहिए, पूरी सिमेट्री जो है अच्छे से होनी चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका काम होना चाहिए, ठीक है। पहले 2 शब्द, अंतिम 2 शब्द, बीच में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इनको विद इन इन्वर्टेड कोमास अच्छे से बंद करना है कि एग्जाम को पता चल जाए कि मैं ये जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या यहां पर करने वाला हूं। फिर आपको रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, और फिर इसके बाद क्रिटिकल कमेंट्स। दोस्तों लगभग आपका पूरा का पूरा लगभग पेज जो है कंज्यूम हो जाएगा यहां पे। और एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, जो पंक्तियां 3-4 पंक्तियां जो दी गई हैं, उन पंक्तियों में क्या बात कही गई है, उन्हीं को द पोइट सेज, कवि कहता है कि, ठीक है। आप क्या कहता है उन पंक्तियों में, वो आप बात बता दीजिए, सिंपल, ठीक है। क्या कहना है वो सब आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं, आपको तो सिर्फ बस उसको देखना है। और इसका पीडीएफ जो है मैं, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लगवा दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको चाहिए कि पीडीएफ चाहिए तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आपको इस प्रकार से लगाना है, क्वेश्चन नंबर 23 रहता है बोर्ड के एग्जाम में। अगली एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगली जो एक्सप्लेनेशन है, वो है टू लव से लेकर रिस्क फेलियर तक। यस, टू लव से लेकर के
रिस्क फेलियर से। कहां से है देखिएगा, टू लव, यहां से टू लव से लेकर के रिस्क फेलियर। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में इस बात का रिस्क है कि बदले में प्रेम नहीं मिलेगा या मिलेगा नहीं मिलेगा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने का रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा का रिस्क है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में असफलता का रिस्क है। ये पंक्तियां हमने व्याख्या के लिए यहां पर चुनी है दोस्तों। तो आ जाते हैं यहां पे। तो पहले प्रथम दो शब्द जो थे टू लव हमने लिखे, फिर अंतिम दो शब्द रिस्क फेलियर लिखे, ठीक है। पिछली वाली एक्सप्लेनेशन और इस वाली एक्सप्लेनेशन में थोड़ा अंतर आपको मिलेगा। अब अंतर क्या मिलेगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिएगा, ये देखिए यहां पर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट्स आपको अलग से, बिल्कुल ऐसे दूर से देखे तो अलग से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, हाईलाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं। तो पहले वाली जो एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी लग रही थी या ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो सेकंड वाली है ये ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया, ठीक है, ये जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट्स जो हैं, इनको एक बार पेन इनके ऊपर एक बार फिर से घुमा दिया। जेल पेन को मैंने यहां पे काम लिया, एक नॉर्मल 5 रुपए का जेल पेन आता है, उसको मैंने यहां पे काम में लिया है, ठीक है। आप भी इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कहां करनी है, ये पेज आपको कैसे मिलेगा, ये सब बातें मैं आपको बता दूंगा, ठीक, कैसे करनी है ये सब भी आपको बता दूंगा। पहले देखिएगा, रेफरेंस वैसा वैसा रिपीट हो जाएगा आपका। These beautiful lines have been extracted from the American poet Janet Rand's motivational poem Risk। इसको यार मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, पोइट का नाम पहले ले लिया और पोएम का थोड़ा सा बाद में डाल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक थोड़ा अलग नया फील हो इसके लिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट सिंपल एक्टिविटीज लाइक लाफिंग, वीपिंग एंड हेल्पिंग अदर्स इन्वॉल्व रिस्क। कवि के अनुसार सामान्य सी क्रियाएं, हंसना, रोना, दूसरों की मदद करना, इन सब में जोखिम है। इवन एक्सपोजर ऑफ वंस आइडियाज इज नॉट विदाउट रिस्क। यहां तक कि अपनी खुद के विचारों को व्यक्त करना जो है वो भी जोखिम से परे नहीं है, ऐसा यहां पर इसमें बताया गया है दोस्तों। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि में, जिस पृष्ठभूमि में पंक्तियां कही गई हैं, ठीक है, वो अपन ने यहां पर लिखा। फिर एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, जेनेट रैंड सेज दैट, कि जेनेट रैंड कहते हैं कि टू लव समवन इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। किसी से प्रेम करने में बदले में प्रेम ना मिलने का रिस्क रहता है। वन हु इज बॉर्न इज श्योर टू डाई, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरना भी निश्चित है। सो देयर इज रिस्क ऑफ डाइंग इन लिविंग, इस प्रकार से जीने में भी मरने का रिस्क है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से, देयर इज रिस्क ऑफ होपलेसनेस इन एवरी एक्टिविटी डन विथ सम होप। इसी प्रकार से हर वो कार्य जो किसी उम्मीद से किया जाता है उसमें नाउम्मीदी या निराशा हासिल होने का रिस्क रहता है, ठीक है। इवन देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग फेलियर इन एवरी एक्टिविटी दैट वी ट्राई टू डू, यहां तक कि हम हर वो काम जो हम करने की कोशिश करते हैं वहां पर भी असफल होने का रिस्क रहता है, जोखिम रहता है। सो देयर इज नो एक्टिविटी विदाउट एनी रिस्क, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, जिसमें जोखिम ना हो, ऐसा कहा गया है यहां पे। अब चलते हैं क्रिटिकल कमेंट्स पे। तो वो के वो 3 क्रिटिकल कमेंट्स आपको रिपीट करने हैं कि लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल एंड अंडरस्टैंडेबल, लाइफस्टाइल इज वेरी ल्यूसिड एंड अट्रैक्टिव, और एम्पल यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज डन। ध्यान देने लायक बात, ये जो मैंने मार्क्स यूज किए, नंबर यूज किए, ये यहां मत लिखिएगा आप, इस मार्जिन में, इस हाशिए में, इसमें मत लिखिएगा, यहीं इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके फोटो खींच करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं चेक करके दूंगा आपको। यदि आपकी कोई गलती हुई, मुझे लगा कि यहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उसको। ओके, चलिए अगली एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। अगली एक्सप्लेनेशन जो अपन ले रहे हैं यहां पे, वो देखिएगा कौन सी है। द पर्सन हु से स्टार्ट होता है ग्रो, लव तथा लिव। चलिए एक बार पॉइंट पे चलते हैं। देखिएगा, द पर्सन से कहां से था, ये रहा, द पर्सन यहां से था, और
एक सेकंड चेक कर लेते हैं वापस। ग्रो, लव तथा लिव तक था। ये रहा यहां तक, यहां तक ये पूछा गया है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो कोई रिस्क नहीं लेता। डज नथिंग, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करता। हैज नथिंग, उसे कुछ हासिल नहीं होता। इज नथिंग, वह कुछ नहीं है। एंड बिकम नथिंग, और कुछ बन भी नहीं सकता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हो सकता है कुछ पलों के लिए, कुछ वक्त के लिए वो सफरिंग और सोरो से बच जाएं, क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे, और जो कोशिश करते हैं उन्हें दुख दर्द होता है। बट दे कैनॉट लर्न, लेकिन ऐसा इंसान जो कोशिश नहीं करता है, कैनॉट लर्न, ना तो सीख सकता है अपनी जिंदगी से कुछ, फील, ना ही कुछ उसे एहसास होता है, चेंज, ना ही अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है, ग्रो, ना ही अपने जीवन में उन्नति कर सकता है, लव, और ना ही सच्चे मायनों में प्रेम कर सकता है, लिव, और यहां तक कि सच्चे मायनों में इस प्रकार का इंसान जो है जीवित भी नहीं समझा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आ जाइए सीधे व्याख्या पे आ जाते हैं। ठीक है, रेफरेंस लिखा आपने, ठीक है, वही तरीका है, फिर से आपको हाईलाइटेड करके मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे गलती कहीं पर यदि हुई है तो मैंने इसको क्या किया है, ठीक है, ब्यूटीफुल मिस्टेक बनाया है। यहां देखिएगा, रेफरेंस, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन पोएट जेनेट रैंड्स मोटिवेशनल पोएम रिस्क। यहां पर रिस्क एक ही शब्द का टाइटल था, तो आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, आप सभी शब्दों को कैपिटल्स में लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमास में यूज करके, जैसे मैंने यहां लिख रखा है ताकि अलग से दिखे। जेनेट रैंड का नाम जो है, पोइट का नाम जो है, उसको ही थोड़ा मैंने हाईलाइट किया है, एक बार फिर से उसके ऊपर से पेन घुमाया है, ठीक, हाईलाइट हो गया है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, अ रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी एक्टिविटी दैट ए मैन परफॉर्म्स। व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में रिस्क होता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क जरूर लेना चाहिए। इफ अ मैन अवॉइड्स टेकिंग रिस्क, यदि इंसान रिस्क को लेना छोड़ दे, अवॉइड कर दे, ही गेट्स नथिंग इन हिज लाइफ, तो जिंदगी में से कुछ भी हासिल नहीं होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। द पोइट सेज की बजाय आप असर्ट्स भी कह सकते हैं, स्टेट्स भी कह सकते हैं। कवि कहता है कि दैट इफ अ मैन अवॉइड्स टेकिंग रिस्क इन हिज लाइफ, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने को अवॉइड करता है, ही बिकम्स एन इनएक्टिव पर्सन, तो वह एक इनएक्टिव पर्सन अर्थात निष्क्रिय नकारा व्यक्ति बन जाता है। ही गेट्स नथिंग, उसे जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। हिज एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसका अस्तित्व जो है वो पहचाना नहीं जाता, अर्थात उसको लोग नहीं पहचानते हैं। ठीक है, उसे कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। एंड ही इज नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में वह कोई तरक्की नहीं कर पाता है। जेनेट रैंड सेज, पहले द पोइट लिखा था, तो अब की बार मैंने जेनेट रैंड चेंज कर लिया, थोड़ा सेंटेंस बीच में कुछ ज्यादा आ गए थे, तो मैं इसको ही या शी की बजाय सीधा नाम से भी संबोधित कर सकता हूं। जेनेट रैंड सेज दैट सच पीपल मे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम सफरिंग्स एंड सोरोज। जेनेट रैंड कहते हैं कि ऐसे लोग जो कोशिश नहीं करते हैं, कुछ वक्त के लिए अपने आप को दुख तथा तकलीफों से बचा सकते हैं, बट दे कैन नॉट हैव डायरेक्ट लर्निंग एंड रियल फीलिंग्स, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष अधिगम या प्रत्यक्ष रूप से उन्हें सीखने को कुछ नहीं मिलता है, एंड रियल फीलिंग्स, और उनमें जेन्युइन या वास्तविक भावनाएं नहीं होती हैं। दे कैन नॉट एक्सपीरियंस चेंजिंग सिचुएशंस, बदलती स्थितियां जो है उनका वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ CHA, फिर मैंने हाइफन लगाया, फिर आधा शब्द इधर रखा है। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि यहाँ थोड़ी सी जगह बच गई, शब्द बड़ा है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप उस जगह को छोड़ दें, ठीक है, नहीं, शब्द को तोड़ दीजिए हाइफन से, और आधा इधर और आधा इधर करके लिख दीजिए। सिमेट्री खराब नहीं होनी चाहिए, एक सीध में पूरा सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, जी अब देखिएगा, दे कैन नॉट ग्रो इन रिच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन के जो समृद्ध अनुभव होते हैं वो उन्हें हासिल नहीं होते। दे कैन नॉट लव एनीवन, वे किसी से प्रेम नहीं कर सकते। एंड दे कैन नॉट लिव इन रियल सेंस, और एक तरह से देखा जाए तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस प्रकार के लोग जो हैं अपने आप में जिंदा भी नहीं होते, जीवित भी नहीं होते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स वो के वही हैं, तो ज़्यादा आपको गौर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं
कॉमन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक ऐसी एक्सप्लेनेशन तैयार करी है कि इस पोएम में से कोई भी पंक्ति आपको एक्सप्लेनेशन दे दी जाए, आप ये वाली एक्सप्लेनेशन जो है, जो अभी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये आप लिख सकते हैं और पूरे में से पूरे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। ये रही आपके सामने ए कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर द होल पोएम, पूरी पोएम के लिए कॉमन एक्सप्लेनेशन है, अर्थात इस पोएम में से कुछ भी पूछ लिया। ये दोस्तों इसलिए तैयार किया है कि क्या पता आपको ये 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन की एक्सप्लेनेशन पूछ ली, वो आपको ध्यान में नहीं आ रही, ठीक है, नहीं कर पा रहे, तो मैंने यहाँ पर जो दिया गया है वो एक तरह का पैनासिया है, एक तरह का रामबाण है, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिया है। यहाँ पर मैंने जेल पेन की बजाय बॉल पेन को काम में लिया है। अब आप थोड़ा इंप्रेशन देख पा रहे होंगे, थोड़ा हल्का आपको लग रहा होगा, ये सिर्फ इसलिए ताकि मैं पेन का डिफरेंस आपको दिखा सकूं, इसलिए आप भी क्या कीजिएगा, डार्क इंप्रेशन वाला कोई जेल पेन जो है वो चूज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले 2 शब्द लिखे हैं, अंतिम 2 शब्द लिखे हैं, ठीक है, टू लॉफ से लेकर के कॉल्ड नाइव, यहां तक लिया है मैंने, ठीक है। तो उन पंक्तियों पे हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा आप देखिएगा, पहले 2 शब्द लिखे, अंतिम 2 शब्द, बीच में डॉट डॉट, लेकिन मैंने ब्लैक पेन यूज किया है, वो इसलिए यदि आप ब्लैक पेन यूज करना चाहते हैं, ठीक है, बोर्ड अलाउ करता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक पेन इस प्रकार से यूज कर सकते हैं ताकि ये जो चीजें जो है बिल्कुल अलग से दिखें। तो देखिए आपको रेफरेंस अलग से दिख रहा है, These beautiful lines have been extracted from the American poet Janet Rand's motivational poem Risk। यहाँ पर Janet Rand's अलग से दिख रहा है, Risk अलग से दिख रहा है, ठीक है, तो हाईलाइट होगी चीजें। कॉन्टेक्स्ट लिखा आपने, फिर आपने कोलन लगाया। द पोएम, देखिए कॉमन पूरी पोएम पे लागू होता है। द पोएम डिस्क्राइब्स दैट देयर इज नो एक्टिविटी विदाउट रिस्क। इस कविता में यह बताया गया है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, सो रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए रिस्क जरूर लेनी चाहिए। आप बताइए क्या ये पंक्तियां गलत हैं? नहीं, पूरी पोएम पर लागू होती है, जी हाँ। एक्सप्लेनेशन में चलिए, द पोइट सेज दैट, यहां पर एक्चुअली में अपने क्या किया है, एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं, ठीक है। यहां पर जो एक्सप्लेनेशन होगी, इस एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, पूरी पोएम का एक तरह से सारांश जो है कम शब्दों में वो डाल देंगे। तो आपके एक तीर से 2 निशाने कैसे हुए, एक तो आपकी एक्सप्लेनेशन वाला सवाल हल हो गया, ठीक है। फिर यदि आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाए प्रश्न, एक्सप्लेनेशन के बजाय यदि यही प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाए कि इस पोएम का थीम क्या है, ठीक है, इसका सेंट्रल थॉट क्या है, ठीक है, इसका प्रमुख विचार क्या है, इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा, द पोइट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरी एक्टिविटी दैट अ मैन परफॉर्म्स। कवि कहता है कि व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में रिस्क होता है। इवन द सिंपल एक्टिविटीज लाइक लॉफिंग एंड वीपिंग आर नॉट विदाउट रिस्क। यहां तक कि हंसना और रोना जैसी जो सामान्य सी क्रियाएं हैं वो भी बिना रिस्क के नहीं है। सो रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए रिस्क जरूर ही लेना चाहिए। विदाउट taking risk, so risk must be taken. Without taking risk we cannot gain anything in life। बिना रिस्क लिए हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। Only that person is truly free who takes risk in life। वही व्यक्ति सच्चे मायनों में स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, जो अपने जिंदगी में क्या लेता है, रिस्क लेता है, ठीक है। ये रहे आपके क्रिटिकल कमेंट्स, ठीक है। पॉइंट्स आपको इधर बनाने हैं, पूरी सिमेट्रिकली आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये सब काम आपको दोस्तों करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, स्टूडेंट्स भी डिमांड कर रहे थे सर एक्सप्लेनेशन पार्ट जो आप जरूर लेकर के आइए। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन पार्ट। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 इसके 4 मैंने सेगमेंट्स तैयार कर दिए हैं। देखिए इनके बीच में कहीं कोई आपने लाइन खाली नहीं छोड़ी है, ठीक है। और यहां पर सीधे सीधे टीचर यूं ही आपको लिखने वाला है 4 आउट ऑफ 4। समझ गए दोस्तों, ठीक है। ये वो राज था जो आज मैंने आपके सामने खोला है, ठीक है। मैंने ये जो तरीका है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है और उनके पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। उम्मीद करता हूं अब पूरा राजस्थान जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और जिनके सीबीएसई बोर्ड में है वो स्टूडेंट्स भी इनका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। रही बात
इस तरह से हल करने की, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप इस प्रकार से बोर्ड की कॉपी का आपको कोई पेज मिले उसकी आप जीरोक्स करवा लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप उसमें इस प्रकार की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपके यदि कोई सुझाव है तो मुझे आप ज़रूर लिख के भेजें। सेशन आपको पसंद आया है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, सेशन पसंद नहीं आया है डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन साथ में कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा, और पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।